नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल है एजुकेशन स्टार गुरु में। दोस्तों, हम अभी जो ये वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने साथियों को भी शेयर करें, क्योंकि जिससे अधिक से अधिक फ़ायदा आपको मिलता रहे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था राजनीति से संबंधित है, संशोधन वाला, संविधान वाला चल रहा था। तो इसमें हमारे संविधान में जो भी संशोधन किए जाते हैं वो आपकी राजनीति में ही कार्य किए जाते हैं, आपकी जो राजनीति विज्ञान है। तो हम इस राजनीति की शुरुआत की जो प्रक्रिया है, किस तरीके से ये राजनीति है वो बनती है, या किस तरीके से ये राजनीति का विकास है वो किया गया। तो राजनीति का जो शासन होता है, राजनीति का शासन क्रम है राजनीति का शासन, राजनीति शासन। तो यानी सबसे पहले तो हम देखें तो इस राजनीति जो शब्द है इसकी शुरुआत कहाँ से, यानी हर शब्द की शुरुआत होती है किसी न किसी व्यक्ति ने उसका विकास किया होगा, कहीं ना कहीं से ये शब्द बना होगा। कि जब तक हम किसी भी चीज़ की तह तक नहीं जा सकते, शुरुआती प्रक्रिया नहीं पहचान सकते, तब तक उसके बारे में सही तरीके से जानकारी हमें नहीं मिल सकती है। देखो, राजनीति का मतलब मुख्य रूप से अगर शब्द को देखें एक बार, पहले इस शब्द का जो राजनीति विज्ञान या राजनीति शब्द है इसके जो जनक हैं, राजनीति शब्द के जनक दो व्यक्ति हैं। एक तो है गार्डविन, ये व्यक्ति इस राजनीति विज्ञान की जनक की शुरुआत करता है। इसके बाद में क्रॉफ्ट नामक व्यक्ति और है, क्रॉफ्ट, मेरी क्रॉफ्ट भी इसको बोलते हैं, मेरी क्रॉफ्ट। तो ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस राजनीति विज्ञान की जो राजनीति शब्द है इसकी शुरुआत की। और ये राजनीति शब्द, इसका अर्थ अगर देखें, अर्थ ये दो शब्दों से बनता है, राज प्लस नीति। राज यानी राजा या शासन, नीति यानी नियम, यानी शासन के जो नियम होते हैं उसे आपकी राजनीति। और विज्ञान तो आपकी जो वर्तमान में जो साइंस चलती है उसी संबंधी नए आविष्कार जिसमें किए जाते हैं। तो शासन में भी नए नए तरीके से बदलाव होते रहते हैं। तो आपकी राजनीति विज्ञान जो है, राजनीति विज्ञान शब्द के जनक दो हैं, गार्डविन नामक व्यक्ति और मैरी क्रॉफ्ट नामक व्यक्ति, जिसने इस राजनीति की शुरुआत की, राजनीति का जनक माना जाता है। और इसकी शुरुआत 400 ईसा पूर्व, राजनीति विज्ञान की शुरुआत होती है 400 ईसा पूर्व से। यहाँ 400 ईसा पूर्व का मतलब जो ईसा मसीह है, ईसा मसीह है, उसके जन्म से माना जाता है। ईसा मसीह का जन्म का जो पहले का समय है वो ईसा पूर्व के नाम से जाना जाता है। और इसे ईसा मसीह के जन्म का बाद का जो समय है वो ईसवी सन के नाम से जाना जाता है, ईसवी सन के नाम से उसको कह सकते हैं। तो ईसा के भी जन्म से 400 साल पहले आपकी इस राजनीति विज्ञान शब्द की शुरुआत हुई थी। अब ये राजनीतिक जो विज्ञान है, राजनीति या राजनीतिक विज्ञान कहते किसे हैं, राजनीति विज्ञान कहते किसे हैं, मुख्य रूप से इसकी जानकारी होना चाहिए। तो राजनीति का मतलब शासन में। तो राजनीति कहाँ करते हैं हम, किसी देश में करते हैं, किसी राज्य में करते हैं। कहीं ना कहीं इस राजनीति के लिए आपके व्यक्तियों का होना जरूरी होता है या फिर कोई समूह है होना जरूरी होता है। तो ये जो समूह होते हैं ये सभी मिलके कहीं ना कहीं शासन करते हैं, राजनीति करते हैं। तो राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी कि राजनीतिक व्यवस्थाओं में, राजनीतिक व्यवस्थाओं में, यानी जहाँ राजनीति की जा रही है, जहाँ शासन किया जा रहा है, कि राजनीतिक व्यवस्थाओं में व्यक्ति या समूह है, व्यक्ति या समूह की, क्योंकि ये व्यक्ति या समूह तो किसी देश का शासन करेंगे। कहीं भी राजा होगा तो इसमें कोई ना कोई व्यक्ति होगा, इसका समूह होगा जो मंत्रियों के समूह के माध्यम से होती है। तो राजनीतिक व्यवस्थाओं में व्यक्ति या समूह की क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई व्यक्ति जो राजा होता है, शासन संचालित करता है, वो कोई ना कोई कार्य जरूर करता है, कोई ना कोई नियम बनाएगा, उस नियमों को लागू करेगा। तो राजनीतिक व्यवस्थाओं में व्यक्ति या समूह की क्रिया प्रतिक्रियाओं या क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन
कराने वाले शास्त्र को राजनीति विज्ञान कहते हैं। और ये राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्थाओं में ही अध्ययन करवाएगी, क्योंकि राजा या कोई ना कोई व्यक्ति जहाँ शासन करता है तो वहीं उसका अध्ययन करवाता है, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, जैसे अगर भारतीय शासन व्यवस्था में देखे राजनीति में, तो आपका राष्ट्रपति होता है वो एक व्यक्ति होता है, और मंत्री जो होते हैं आपके प्रधानमंत्री के साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री अकेला कार्य नहीं कर सकता है, तो इसके जितने भी मंत्री इसके साथ शामिल होंगे वो उसका समूह कहलाएगा। तो ये सारे मिलके क्रिया प्रतिक्रिया यानी कोई ना कोई नियम बनाते हैं, लागू करते हैं और राजनीतिक व्यवस्थाओं में करते हैं, क्योंकि जहाँ राजनीति राजा या शासन कर रहा है, नियम बना रहा है, यहाँ राजा भी हो सकता है या फिर जनता के द्वारा चुनी गई सरकार भी हो सकती है, क्योंकि आजकल तो राजा है नहीं, तो वहाँ आपकी राजनीतिक व्यवस्थाओं में व्यक्ति या समूह की क्रियाओं या प्रतिक्रियाओं का जो अध्ययन करवाता है, यानी क्या क्रिया करेंगे क्या कार्य नहीं करेंगे, इसकी जो जानकारी हमें प्रदान करवाता है उसे आपकी राजनीति विज्ञान कहते हैं। राजनीति विज्ञान है वो किस शास्त्र से निकला, ये राजनीति विज्ञान जो किताब है या जो राजनीति विज्ञान है वो किस किताब से निकल के अलग बनी, तो राजनीति विज्ञान है वो दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र की शाखा से 400 ईसा पूर्व, अभी बताया था 400 ईसा पूर्व दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में, यानी दर्शन शास्त्र में ही पहले राजनीति का अध्ययन किया जाता था, क्योंकि दर्शन में भी किसी व्यक्ति की व्यवस्थाओं का, कार्य का, उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो राजनीतिक जो विज्ञान है वो दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में अलग बनती है, आपकी राजनीति विज्ञान बन जाती है। तो इसमें आता है दर्शन शास्त्र। जो दर्शन शास्त्र है इसके जनक कौन माने जाते हैं, क्योंकि पहले दर्शन शास्त्र का भी तो विकास हुआ होगा, तो दर्शन शास्त्र के जो जनक हैं वो आपके सुकरात हैं, एक विचारक बने थे सुकरात। तो इस सुकरात के शिष्य प्लेटो जो विचारक बना, इस प्लेटो ने राजनीति विज्ञान की, इसमें दर्शन शास्त्र राजनीति विज्ञान जिससे बनती है, क्योंकि दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में ये राजनीति विज्ञान 400 ईसा पूर्व निकलती है। तो ये दर्शन शास्त्र जो किताब है इसके जनक इस प्लेटो के शिष्य, दर्शन शास्त्र के जनक आपके प्लेटो के शिष्य। तो क्वेश्चन होता है प्लेटो के गुरु का क्या नाम था, तो प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात माना जाता है, क्योंकि सुकरात ही इस प्लेटो को शिक्षा प्रदान करने वाले थे। तो प्लेटो ने शिक्षा ग्रहण की सुकरात से। अब इस प्लेटो के शिष्य, प्लेटो के जो शिष्य बने थे अरस्तु, कौन, अरस्तु या अरस्तुत भी जिसको कहा जाता है, इस अरस्तुत ने ही आपकी राजनीति विज्ञान की दर्शन शास्त्र के शाखा के रूप में जो आपकी राजनीति विज्ञान बनी, राजनीति विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु को माना गया। तो यहाँ दो क्वेश्चन एक और बनते हैं, कौन से, कि प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात, क्वेश्चन आता है सुकरात के शिष्य कौन थे जिसने दर्शन शास्त्र का विकास किया, वो प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य का नाम अरस्तु। तो अरस्तु ने आपकी राजनीति विज्ञान को इस दर्शन शास्त्र की अलग शाखा के रूप में विकसित किया। प्राचीन समय में जो इनका अध्ययन किया जाता था, दर्शन शास्त्र के अध्ययनी, राजा जो शासन करता था, नियम बनाता, उसका अध्ययन इसी में किया जाता था। फिर जैसे ही अरस्तुत आए तो अरस्तुत ने इस राजनीति विज्ञान को इससे अलग करके इसकी एक नई शाखा बनाई और नई तरीके से राजनीति का अध्ययन किया। तो वो अरस्तुत हैं, वो आपके इस राजनीति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। फिर राजनीति विज्ञान जो ये प्राचीन जब राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था उस समय मानी गई, इसमें धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, क्योंकि राजा थे पहले, राजाओं के बाद में जनतंत्र, जनता का शासन, लोकतंत्र की स्थापना हुई, कई देश स्वतंत्र हो गए, तो इसमें आधुनिक राजनीति आई। फिर आधुनिक राजनीति विज्ञान, तो आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक कौन माने जाएंगे फिर, यानी इसमें अब कोई गुरु शिष्य वाला नाता नहीं रहेगा। तो आधुनिक, देखो यहाँ राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तुत माने जाते हैं। क्वेश्चन आता है आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक कौन है, तो आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक मैकियावेली,
मैकियावेली नामक जो व्यक्ति है वो आधुनिक, आधुनिक का मतलब क्या है, आज जो हम पढ़ते हैं, जो आपकी जनतंत्र माना जाता है, जनता का शासन माना जाता है, लगभग उसी को आधुनिक राजनीति विज्ञान। ये मैकियावेली रहने वाले कहाँ के थे, इटली। इटली का एक शहर है फ्लोरेंस, इटली के फ्लोरेंस। इस फ्लोरेंस के ये रहने वाले थे। तो इस मैकियावेली ने आधुनिक राजनीति विज्ञान की शुरुआत की। और इसने क्या कहा मैकियावेली ने कि शासक में कौन से गुण इसने बताए। इसने कहा कि शासक में लोमड़ी का जैसा, लोमड़ी जैसी होती है चालाक, यानी चालाक है वो राजा होना चाहिए। अगर राजा चालाक नहीं होगा, चतुर नहीं होगा, तो जनता को सही तरीके से शासन संचालित करने के लिए रख नहीं सकता, जनता के ऊपर उन नियमों को लागू नहीं कर सकता। तो इसलिए आधुनिक राजनीति विज्ञान के रूप में मैकियावेली जो थे, उसने आज की राजनीति का अध्ययन करते हुए शासन के गुणों के बारे में बताया कि शासन में लोमड़ी की जैसी चालकता होनी चाहिए, जो इटली के फ्लोरेंस के रहने वाले थे। फिर इस राजनीति विज्ञान में नई नई चीज़ों का विकास होता गया, तो उसे कहते हैं वैज्ञानिक, क्योंकि विज्ञान के द्वारा ही आज के समय हर व्यवस्था का विकास होता जाता है। तो वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान, वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान के जनक किसको कह सकते हैं, ये थॉमस हॉब्स नामक व्यक्ति हुआ एक, थॉमस हॉब्स। इसने वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान की शुरुआत की। तो वैज्ञानिक राजनीति के जनक माने जाते हैं थॉमस हॉब्स। यहाँ के दर्शन शास्त्र, जिसकी 400 ईसा पूर्व में इससे अलग होके दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में आपकी राजनीति विज्ञान बनी। तो राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु, अरस्तु के जो गुरु प्लेटो, वो आपकी दर्शन शास्त्र के जनक माने जाते हैं। फिर राजनीति विज्ञान में जो परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ, वो आधुनिक राजनीति विज्ञान कहलाई, वो मैकियावेली, जिसने कुछ परिवर्तन किए। और जो इटली के फ्लोरेंस का रहने वाला था, क्वेश्चन आता है कि मैकियावेली कहाँ का रहने वाला था, बाकी के बारे में तो लगभग नहीं पूछा जाता, लेकिन इसके बारे में पूछा गया कई बार। तो ये आपकी इटली फ्लोरेंस के रहने वाले थे, जिन्हें आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। ये शासन के गुण बताते हैं, कोई भी राजा है शासन करने वाला, तो उसमें लोमड़ी की जैसी चालकता होनी चाहिए, क्योंकि अगर चालाक कोई राजा नहीं होगा, सीधा साधा होगा, तो जनता उसको कभी भी हरा सकती है। जैसे अगर भारत में देखें तो अंग्रेजों ने जिस तरीके से भारतीयों पर शासन किया था, क्योंकि भारतीयों ने अंग्रेजों को समझा नहीं, और इसी के तरीके देखा जाए तो अंग्रेजों ने विश्व के कई देशों पर शासन किया। क्योंकि आज का जो अमेरिका है, उस अमेरिका पर भी कभी ना कभी इंग्लैंड का अधिकार हुआ करता था। तो जेम्स वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की। तो इस तरीके से देखा जाए तो इस मैकियावेली ने इसीलिए कहा है कि आपके राजा में चालाक या चालकता होना जरूरी है, चतुराई होना जरूरी है, अन्यथा फिर राजा शासन नहीं कर सकता है। फिर इसके बाद में इसमें कुछ परिवर्तन होते गए, तो वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान के जनक आपके थॉमस हॉब्स को माना जाता है। वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान के जनक थॉमस हॉब्स। अब इसके अलावा एक और आता है इसी राजनीति विज्ञान से संबंधित, वो आता है वैज्ञानिक समाजवाद। वैज्ञानिक समाजवाद, ये क्या होती है, ये भी आपकी से राजनीति से संबंधित, क्योंकि समाजवादी विचारधारा समाज को ध्यान में रखते हुए कार्य करती है। क्योंकि अगर समाज को ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो सही तरीके से कार्य नहीं किए जा सकते। आपकी इस राजनीति का जो कार्य करेंगे या जो नियम लगाएंगे राजनीति में शासन करने के लिए, वो किसी न किसी समाज में कार्य करेंगे, तभी तो वो नियम लागू हो सकते हैं। तो इसलिए वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स माने जाते हैं। कार्ल मार्क्स, या इसको कार्ल मार्क्स भी कह सकते हैं, रे नया के कार्ल मार्क्स कहा जा सकता है। तो वैज्ञानिक समाजवाद के जनक, तो आपकी राजनीतिक विज्ञान है, उसकी शुरुआत की व्यवस्था अगर देखा जाए तो शब्द के जनक गार्डविन व मेरी क्रॉफ्ट नामक व्यक्ति हैं। इसने आपकी राजनीति के शब्द की शुरुआत की। इसके बाद में ये बनती किससे, दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में निकलती है 400 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह। कई बच्चों ने पूछा कि सर ये ईसा पूर्व क्या है, तो जो ईसा मसीह है, ईसाई धर्म के जो माने जाते हैं ईसा मसीह, जिनसे संबंधित ईसा का जो जन्म हुआ था ईसा मसीह का,
उसके बाद को माना जाता है ईस्वी सन 1 2 3 4, जो आप आज पढ़ते हो ना कि 2021 चल रही है, तो वो इसके बाद में हुई है, और इससे पहले शून्य से चली जाती है, वापस माइनस में रहती है। तो इस दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में ये राजनीति विज्ञान बनती है। तो दर्शन शास्त्र के जनक सुकरात जो विचारक हुए, उसके शिष्य प्लेटो, फिर आपकी राजनीति विज्ञान के प्लेटो के शिशु अरस्तु, फिर आधुनिक राजनीति नई राजनीति विज्ञान के जनक मैकियावेली, जो इटली के फ्लोरेंस नगर के रहने वाले थे। शासक के इसने गुण भी बताए, चालाकी होना जरूरी है। इसके बाद में वैज्ञानिक इस राजनीति में विज्ञान शब्द जुड़ा, तो थॉमस हॉब्स ने नए परिवर्तन किए और वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। इसके बाद में आपकी वैज्ञानिक जो समाजवाद से संबंधित होता है, कार्ल मार्क्स इस वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं। अब इस राजनीति में जो शासन होता है, तो वो शासन किस तरीके से या किस प्रकार से हो सकता है। तो राजनीति में शासन के प्रकार, कि किस प्रकार के शासन हो सकते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में अगर शासन देखा जाए तो किस तरीके से, अगर देखो इसमें एक तो होता है संघात्मक शासन, संघात्मक शासन, और एक होता है एकात्मक शासन। ये दो शासन के प्रकार माने जाते हैं, जिसमें शक्तियों के आधार पर इसको बांट दिया जाता है। शक्ति कि किस प्रकार की इसमें शक्तियां हो सकती हैं। संघ में क्या होगा, संघात्मक का मतलब इसमें संघीय व्यवस्था भी इसको कह सकते हैं। संघीय व्यवस्था, शासन की संघीय व्यवस्था, इसमें संघ, संघ का मतलब समूह है। अब भारत में इसमें कौन सी व्यवस्था पाई जाती है वो भी देख ले जाते हैं। एकात्मक में एक ही होता है, यानी सारे कार्यों का, शासन का केंद्र बिंदु राजनीति का एक ही जगह होता है। यहाँ शासन व्यवस्था के प्रकार या शासन के प्रकार कह सकते हैं। तो संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, संघ का मतलब समूह होता है। तो भारत में इनमें से कौन सी व्यवस्था अपनाई जा सकती है या कौन सी व्यवस्था नहीं अपनाएगी, क्यों नहीं अपनाएगी, नहीं अपनाएगी तो, और कौन सी व्यवस्था भारत में अपनाएगी। संघात्मक शासन का मतलब है संघ या समूह। तो भारत में राज्यों का समूह बनाया गया, क्योंकि भारत में विभिन्न राज्य हैं, उन राज्यों को एकत्रित करके ये एक संघ बनाया गया। क्वेश्चन भी आता है कि भारत कैसी व्यवस्था है, संघात्मक, एकात्मक या अर्ध संघात्मक भी हो सकती है। तीसरी व्यवस्था अगर देखें तो होती है अर्ध संघात्मक, अर्ध संघात्मक व्यवस्था। ये इसके समान और इसके समान भी होती है। तो देखो भारत में जो राज्यों का समूह है, विभिन्न राज्यों को मिला के एक समूह, एक देश, संघ बनाया गया, तो भारत में संघात्मक व्यवस्था होगी, जिसमें शक्तियों को बांट दिया जाता है। शक्तियों को बांटना, यानी इसमें शक्तियां बांट दी जाती हैं। राज्यों को अलग शक्ति दी जाती है, केंद्र को अलग शक्ति दी जाती है। और एकात्मक में शक्ति का केंद्र, शक्ति का केंद्र एक ही होगा, यानी सारी शक्तियां एक जगह केंद्रित हो सकती हैं। जैसे इसमें राजा होता है, राजतंत्र उसको कह सकते हैं, क्योंकि राजा है वो एक ही व्यक्ति होता है। और संघ में मुख्य रूप से लोकतंत्र, यानी जनता का शासन, क्योंकि जनता खुद नियम बनाती है। तो भारत में अगर देखें तो किस आधार पर संघात्मक है और किस आधार पर एकात्मक। जो आपकी संघात्मक व्यवस्था है मुख्य रूप से अमेरिका में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, अमेरिका में। संघात्मक शासन व्यवस्था पूर्ण रूप से अमेरिका में पाई जाती है। और ये एकात्मक व्यवस्था मुख्य रूप से इंग्लैंड यानी ब्रिटेन में पाई जाती है। तो भारतीय व्यवस्था को देखें तो भारत में कुछ कार्य एकात्मक हैं, कुछ कार्य संघात्मक भी हैं। क्योंकि संघात्मक में यानी समूह, शक्तियों का विभाजन किया जाता है। 3 सूची में भारत में किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची होती है। जबकि इसमें कार्य एक ही जगह एकत्रित कर लिए जाते हैं। तो देखो थोड़ा सा अंतर है इसमें कि भारत में ये भी है, ये भी है। तो संघ तो यानी भारत में राज्यों का संघ हो गया, संघात्मक हो गया। शक्तियां बांट दी गई राज्य के लिए, तो भी भारत में संघात्मक हो गया। अब कुछ कार्य होते हैं एक ही जगह एकत्रित, जैसे एक संविधान, एक ही संविधान, एक नागरिकता, एक नागरिकता,
एकीकृत न्याय व्यवस्था, यानी एकीकृत न्याय व्यवस्था, क्योंकि न्यायालय भारत में एक ही, अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का ही होता है। तो भारत में इसकी भी विशेषता, इसकी भी विशेषता। तो भारत में अगर देखा जाए तो इसके और इसके साथ भारत दोनों शासनों की व्यवस्था मानी जाती है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है भारत में कैसी व्यवस्था है, ये नाम दे देगा, ये देगा, ये देगा, इनमें से कोई नहीं, तो ये आपको संघात्मक बताना है। और भारत में ये संघात्मक ग्रहण किया कहाँ से? ग्रहण किया कनाडा से। तो कनाडा में भी कैसी व्यवस्था होगी? संघात्मक व्यवस्था होगी। भारत में संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से ली गई है, कनाडा से ली गई। तो भारत में कनाडा से संघात्मक व्यवस्था ली गई, कुछ विशेषता इसकी शामिल कर दी गई, कुछ विशेषता इसकी। तो भारत में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है ये तो किया गया आपकी अमेरिका से। अब इसमें नागरिकता भारत में एक ही है, तो ये ली गई आपके ब्रिटेन से। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में नागरिकता का जो व्यवस्था है वो कहाँ से ग्रहण की गई? आपके ब्रिटेन के संविधान से। और न्याय व्यवस्था अगर देखें तो भारत में न्यायालय अगर स्वतंत्र है, क्योंकि भारत में न्यायालय स्वतंत्र है, किसी के भी अधीन नहीं है, तो ये न्यायालय व्यवस्था है ये अमेरिका से ली गई। स्वतंत्र न्यायालय की व्यवस्था अमेरिका से ग्रहण की गई। तो यानी यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, दोनों से है। तो भारतीय व्यवस्था कहेगी भारत में न तो पूर्ण रूप से संघात्मक कह सकते और न ही एकात्मक कह सकते। तो इसलिए भारतीय जो शासन व्यवस्था है विशेष अलग ही संघात्मक व्यवस्था कहलाती है। इसके अलावा देखो शासन के दूसरे तरीके से एक प्रकार और होता है, वो आपकी शासन में जो व्यवस्था होती है शासन का व्यवस्था, जिसमें शासन की व्यवस्था किस तरीके से होती है वो देखा जाए तो एक तो होता है संसदीय शासन शासन और दूसरा होता है अध्यक्षात्मक शासन। ये दो शासन होते हैं। तो ये भी आपके कहाँ देखा जाए? मुख्य रूप से अमेरिका में। ये अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका में होती है। यहाँ ये एकात्मक शासन व्यवस्था के समान मानी जाती है, जहाँ नाम मात्र और वास्तविक दोनों जो शासक होते हैं वो एक ही व्यक्ति होता है। और यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था में दो शासक होते हैं, दो प्रकार के शासक पाए जाते हैं, एक तो वास्तविक शासक और एक नाम मात्र का शासक। तो जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो इंडिया में नाम मात्र का शासक कहलाता है, क्योंकि इसके कार्य वास्तविक शासक या इसको राजनीतिक शासक भी कह सकते हैं। क्योंकि राजनीति में हमारे यहाँ राजनीति कौन करता है? मुख्य रूप से वो हमारा पीएम, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। तो इंडिया में वास्तविक शासक कौन कहलाता है? प्रधानमंत्री, क्योंकि राष्ट्रपति के जितने भी कार्य हैं वो प्रधानमंत्री के नाम से ही किए जाते हैं। अब देखो साधारण से यह है कि अगर किसी दूसरे देश का दौरा करता है कभी प्रधानमंत्री, तो आप देखते हो कि भारत का प्रधानमंत्री आज वहाँ गया, इस देश में गया, उस देश में गया, तो प्रधानमंत्री जाता है ना। तो ये राष्ट्रपति का नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि यहाँ शासन करने वाला व्यक्ति कौन है? प्रधानमंत्री होता है। तो इस तरीके से शासन के मुख्य रूप से दो प्रकार, वो संघात्मक शासन व्यवस्था हो सकती है और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था हो सकती है, ये इधर वाली में। तो संसद में भारत में देखें तो भारत में ब्रिटेन से ग्रहण की गई है संसद। कहाँ से? क्योंकि ब्रिटेन की व्यवस्था से हम थोड़ी बहुत प्रभावित थे। और अध्यक्षात्मक व्यवस्था आपकी अमेरिका में पाई जाती है। अर्ध अध्यक्षात्मक भी हो सकती है, जिसमें आधे अध्यक्ष, इसके भी गुण पाए जाते हैं, इसके भी गुण। अर्ध अध्यक्षात्मक में प्रधानमंत्री भी हो जाएगा, राष्ट्रपति भी हो जाएगा। और इस संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दो शासक होते हैं। ये जो होता है ये नाम मात्र, और इसको संवैधानिक शासक भी कह सकते हैं, संवैधानिक। क्योंकि संविधान के अनुसार किसी देश में शासन चलाने के लिए संविधान नहीं होता, तो संविधान के अनुसार सारे कार्य यही व्यक्ति करता है, सारी शक्तियां इसी व्यक्ति को प्रदान कर दी जाती हैं। तो भारत के राष्ट्रपति वर्तमान और रामनाथ कोविंद जी हैं, ये आपके संवैधानिक शासक है। अब इसके कार्य करेगा वो प्रधानमंत्री और इसकी मंत्रिपरिषद, क्योंकि शासन भारत में जनता का और जनतंत्र है, तो जनता ही शासन करती है, जनता ही नियम बनाती है। मुख्य रूप से देखा जाए संविधान के माध्यम से, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधियों को चुनती है, सांसद विधायकों को, तो वो ही जाके आगे मंत्री बनते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं।
तो इस तरीके से राष्ट्रपति के कार्य कौन करेगा? फिर हमारा प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति अंत में हस्ताक्षर करके उन कार्यों को मान्यता दे देता है। तो इस तरीके से हमारी राजनीति में शासन व्यवस्था के प्रकार संसदीय शासन और अध्यक्षात्मक शासन में अलग अलग, आगे इसका विवरण सही तरीके से इसको बता दिया जाएगा कि संसदीय शासन किस प्रकार से होता है या अध्यक्षात्मक शासन में क्या होता है। देखो, इसमें जो हमारी संसद होती है उस संसद से ही ये व्यवस्था बनाई जाती है। तो निर्वाचित संसद भी हो सकती है, कुछ द्वारा मनोनीत भी हो सकती है, क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति आपकी संसद में जाके सांसद बनते हैं। तो दोस्तों, ये आपकी राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार, राजनीति की शुरुआत आपको बता दी गई थी। आगे वाले वीडियो में भारत में जो संसद थी किस तरीके से कार्य कर रही है, आज भी जब लागू किया गया भारत की आज़ादी के बाद में संसद के किस तरीके से शासन होता है, क्या क्या इसमें शामिल होता है, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, संसद के जो सदन होते हैं, कैसे संसद कार्य करती है या किस प्रकार से संसद का गठन किया जाएगा, इस तरीके से आगे वाली में इसको विस्तार बता दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।